इस ब्रह्मांड तो बहुत कुछ अलग है और स्ट्रेंज है। यहाँ आपको स्टार्स के बड़े बड़े बाप मिलेंगे और उनसे भी बड़ा एक स्टार मिल सकता है। यहाँ सबसे गर्म और सबसे ठंडे भी प्लैनेट्स हैं। पर हमारे सौर मंडल में ऐसा मून है जो बहुत ही अनोखा है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आईओ इतना अनोखा क्यों है, क्या खास है आईओ में। ये तो एआई भी हमें बता देगी। इसलिए आज हम जानेंगे कि क्या होगा अगर हम जुपिटर के मून आईओ पर सिर्फ 5 सेकंड ही रहें, और नासा जैसी इतनी सक्षम स्पेस एजेंसी भी इस पर अपना स्पेस मिशन क्यों नहीं भेजती। इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, नहीं तो आप कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में रखी हैं, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, नहीं तो आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा ड्यू टू सस्पेंस। चलो अर्थ से आईओ पर पहुंचते हैं, पर इससे पहले ये जान लो व्हाट्स आईओ। आईओ जुपिटर का एक चंद्रमा है और इसे सौर मंडल का सबसे सक्रिय वल्केनिक शरीर माना जाता है। इसकी सतह पर लगातार वल्केनिक विस्फोट होते हैं जो इसे अन्य चंद्रमाओं से अलग बनाते हैं। आईओ का आकार लगभग 3643 किलोमीटर है, जो कि अर्थ के मून के आकार से थोड़ा बड़ा है, लेकिन यह मरकुरी के आधे से भी कम है, जिससे इसकी चमकीली और रंगीन सतह बनती है। यहाँ का एनवायरनमेंट अत्यधिक गर्म है और इसके वॉल्केनिक एक्टिविटी इसे सौर मंडल के सबसे अनोखे स्थानों में से एक बनाती है। इसे समझने के लिए आईओ की ऊंचाई कुछ ज्वालामुखियों की तुलना करें। यहाँ के ज्वालामुखी जैसे लोकी पेट्रा लगभग 200 किलोमीटर चौड़े हैं, जो लेक सुपीरियर, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है, के आकार से बड़े हैं। यह मून वैज्ञानिकों के लिए विशेष इंटरेस्ट का विषय है, क्योंकि इसकी गतिविधियां ग्रहों के फॉर्मेशन और वॉल्केनिक प्रोसेसेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती हैं। यदि आईओ का अध्ययन किया जाए तो यह हमें ग्रहों के विकास की प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आईओ की पृथ्वी से दूरी लगभग 6,28,730 किलोमीटर है, जो कि अर्थ से मून की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर से कम है। लेकिन इसके ज्वालामुखीय गतिविधियां इसे अनोखा बनाती हैं। क्योंकि इतना भयानक बना? आईओ जुपिटर का एक गैलीलियन मून अपने निर्माण के समय से लेकर अब तक एक फैसिनेटिंग विकास यात्रा से गुजरा है। माना जाता है कि यह लगभग 4 अरब 500 मिलियन वर्ष पहले बना, जब सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था। प्रारंभ में आईओ एक मिश्रण था जिसमें रॉक, आइस और अन्य मटेरियल्स शामिल थे, अन्य बाहरी चंद्रमाओं की तरह। जैसे जैसे आईओ बना, इसका जुपिटर के निकटता ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुपिटर का विशाल ग्रेविटी आईओ के अंदर भारी टाइडल हीटिंग पैदा करता है। ये गर्मी तब होती है जब आईओ जुपिटर के चारों ओर ऑर्बिट करता है, जिससे इसके आंतरिक भाग में तीव्र वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। इस हीटिंग ने आईओ को ठंडा होने और ठोस बनने से रोक दिया। लाखों वर्षों में आईओ की सतह लगातार वॉल्केनिक इरप्शन से रीशेप होती रही। आज आईओ की सतह सक्रिय वॉल्केनो से भरी हुई है, जिनकी भट्टियां 500 किलोमीटर 310 मील ऊंची तक पहुंच सकती हैं। इन वॉल्केनिक प्रोसेसेस ने विशाल लावा प्लेन्स, पहाड़ियों और बड़े इंपैक्ट क्रेटर्स का निर्माण किया है, जिससे आईओ सौर मंडल का सबसे जियोलॉजिकली एक्टिव बॉडी बन गया है। इसका एटमॉस्फेयर हालांकि थिन है, मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और ट्रेस गैसेस से बना है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में और वृद्धि करता है। आज आईओ एक डायनामिक प्रोसेसेस का प्रतीक है जो ब्रह्मांड में चल रही है। इसका विकास इसके कॉम्पोजिशन, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और वॉल्केनिक एक्टिविटी के जटिल इंटरेक्शंस का परिणाम है, जो इसे साइंटिफिक स्टडी और एक्सप्लोरेशन के लिए एक मेन टॉपिक बनाता है। इसकी ज्वालामुखीय गतिविधियां अन्य ग्रहों के विकास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। आईओ इतना भयानक इसलिए है क्योंकि यह सबसे सक्रिय वॉल्केनिक बॉडी है, जहां लगातार वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जिससे इसकी सतह हमेशा बदलती रहती है। इसका ग्रेविटी कम है, लेकिन जुपिटर के विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें अत्यधिक टाइडल हीटिंग होता है। इसके वातावरण में उच्च स्तर की रेडिएशन है जो इसे खतरनाक बनाती है, और इसकी सतह पर सल्फर और अन्य टॉक्सिक गैसेस मौजूद हैं। इसके अलावा आईओ पर तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है, जो ज्वालामुखी गतिविधियों को और बढ़ाता है। इन सभी कारणों से आईओ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक चुनौतीपूर्ण और भयानक स्थान है। आईओ का इतिहास बहुत दिलचस्प है। इसे सबसे पहले 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया था, जब उन्होंने जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की स्कैनिंग किया। इन चंद्रमाओं को गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है। आईओ का नाम ग्रीक पौराणिक कथा की एक नायिका आईओ के नाम पर रखा गया है। गैलीलियो की खोज ने यह स्पष्ट किया कि केवल पृथ्वी के चारों ओर नहीं, बल्कि अन्य ग्रहों के चारों ओर भी चंद्रमा हो सकते हैं। इसके बाद आईओ की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए कई स्पेस मिशन भेजे गए, जैसे कि वॉयेजर 1 और 2 और गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट। इन मिशनों ने आईओ की सतह पर सक्रिय ज्वालामुखियों, सल्फर की उपस्थिति और उसके वातावरण में विषैले गैसों की जानकारी प्रदान की। बाद में जूनो मिशन ने भी आईओ का अध्ययन किया, जिससे हमें इसके भूविज्ञान और ज्वालामुखीय गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी मिली। नासा क्यों अपने मिशन इस पर नहीं भेजता है?
नासा ने अब तक जुपिटर के चांद आईओ पर कोई मिशन नहीं भेजा है, जबकि आईओ का अध्ययन करने के लिए कई मिशंस जैसे कि गलीलियो और जूनो भेजे गए हैं, लेकिन कोई भी मिशन वहां नहीं उतरा है। आईओ में अत्यधिक वोल्केनिक एक्टिविटी है जो लैंडिंग के लिए कई चैलेंजेस पेश करती है। नासा के अधिकांश लैंडर्स चांद, मार्स और वीनस जैसे स्थानों पर केंद्रित रहे हैं। उदाहरण के लिए वाइकिंग मिशन ने मार्स पर लैंड किया और वेनेरा मिशन ने वीनस पर, लेकिन अभी तक आईओ पर कोई लैंडर नहीं भेजा गया है। आईओ पर लैंडिंग करना कई कारणों से एक्सट्रीमली चैलेंजिंग है। सबसे पहले, आईओ सबसे सक्रिय वॉल्केनिक बॉडी है, जिससे इसकी सतह लगातार बदलती रहती है और लैंडर के लिए डेंजरस स्थिति इमर्जेस होती है। इसके अलावा इसका ग्रेविटी बहुत कम है, जिससे लैंडिंग की कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और इसके लिए उच्च स्तर की तकनीकी तैयारी की आवश्यकता होती है। आईओ का वातावरण अत्यधिक रेडिएशन से भरा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए हैजर्डस हो सकता है और मिशन के ऑपरेशन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। सतह पर मौजूद सल्फर और सिलिकेट चट्टानों की संरचना और टेम्परेचर में अत्यधिक उतार चढ़ाव भी लैंडिंग प्रक्रिया को डिफिकल्ट और रिस्की बनाते हैं। इसके अलावा लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण सतह पर स्थिरता का अभाव होता है, जिससे लैंडर के लिए सही लैंडिंग साइट चुनना और सुरक्षित रूप से उतरना और भी मुश्किल हो जाता है। अतिरिक्त रूप से लैंडर को ज्वालामुखीय गैसों और सामग्री के संपर्क में आने से भी इश्यूज हो सकते हैं, जो मिशन को और अधिक चैलेंजिंग बना देती हैं। पृथ्वी से आईओ की दूरी कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण डिलेज पैदा करती है, जिससे मिशन की निगरानी और रियल टाइम एडजस्टमेंट्स करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार की चुनौतियों के कारण एक सफल लैंडिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव इंजीनियरिंग की आवश्यकता होगी। इन सभी कारणों से आईओ पर लैंडिंग एक हाईली कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क है। इसके लिए अंतरिक्ष यान की डिज़ाइन, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत सावधानी से विकसित करना होगा, ताकि सभी संभावित खतरों और एनवायरमेंटल कंडीशंस का सामना किया जा सके। नासा ने आईओ पर मिशंस भेजने से अवॉइड किया है, जिसमें प्राइमरीली इसकी हाई रेडिएशन शामिल है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए खतरनाक हो सकती है। आईओ की सतह पर लगातार सक्रिय वोल्केनिक आउटब्रेक्स होते हैं, जो लैंडर या ऑर्बिटर के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क्स पैदा करते हैं। इसके अलावा आईओ पर लैंडिंग और ऑपरेशन करना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इसके लो ग्रेविटी और वॉल्केनिक एक्टिविटी लैंडिंग को कॉम्प्लेक्स बनाती है। एंड लास्टली, नासा के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और मिशंस की प्रायोरिटी उन लोकेशंस पर दी जाती है जो अधिक पोटेंशियल साइंटिफिक डेटा प्रदान कर सकते हैं, जैसे यूरोपा और मार्स। इन सभी कारणों से आईओ पर मिशंस भेजना एक रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो इस पर अपना मिशन भेजेगा? आईएसआरओ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अभी तक आईओ पर मिशन भेजने की कोई ऑफिशियल प्लान अनाउंसमेंट नहीं की है। हालांकि इसरो अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं के लिए मिशनों की योजनाएं हैं, जैसे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन और चांद प्रोग्राम। आईओ पर मिशन भेजने के लिए कई चुनौतियां हैं, जैसे कि इसकी अत्यधिक रेडिएशन, सक्रिय वॉल्केनिक एक्टिविटी। आईएसआरओ भविष्य में आईओ पर मिशन भेजने का निर्णय लेता है तो ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगी और इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकी सॉल्यूशंस की नीड होगी। आईएसआरओ का ध्यान दूसरे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष रिसर्च पर केंद्रित है, लेकिन भविष्य में ऐसे मिशनों पर विचार हो सकता है तो ये होगा अगर कोई इंसान इस पर गलती से भी पहुंच गया। यदि कोई इंसान गलती से आईओ पर पहुंच जाए तो यहाँ आईओ का वातावरण बेहद विषैला है, जिसमें उच्च स्तर का सल्फर डाइऑक्साइड और रेडिएशन है, जो मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। इसके अलावा आईओ की सतह पर लगातार सक्रिय वोल्केनिक विस्फोट होते हैं जो अचानक और अप्रत्याशित हो सकते हैं। यहाँ का ग्रेविटी भी कम है, जिससे व्यक्ति को संतुलन बनाए रखना मुश्किल होगा। इसके अलावा आईओ पर कोई स्थायी आधार या सहायता उपलब्ध नहीं होगी, जिससे किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन या रेस्क्यू के प्रयास बहुत कठिन हो जाएंगे। आईओ पर गलती से पहुंचना जीवन के लिए अत्यंत जोखिम भरा होगा, पर अगर पहुंच गए तो उस इंसान का तो बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और उस एस्ट्रोनॉट का लाइफ सपोर्ट केवल 5 से 2 मिनट के भीतर समाप्त हो जाएगी। पहले कुछ सेकंड में ही वह ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो सकता है, क्योंकि आईओ का वातावरण लगभग बिना ऑक्सीजन का है। इसके अलावा उच्च स्तर का सल्फर डाइऑक्साइड कॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिससे व्यक्ति तुरंत टॉक्सिसिटी का सामना करता है। आईओ के वातावरण में उच्च रेडिएशन स्तर भी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसके साथ ही सतह पर सक्रिय वोल्केनिक इरप्शंस और गैसों का प्रवाह भी खतरे में डाल सकता है।
यदि वह लैंडिंग के समय ज्वालामुखी के पास पहुंचता है तो वह गंभीर इंजरीज का शिकार हो सकता है। इन सभी कारणों से आईओ पर पहुंचने के कुछ ही क्षणों के भीतर व्यक्ति की डेथ पॉसिबल है। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई एस्ट्रोनॉट जुपिटर मून आईओ पर गिर जाए? इसका शॉर्ट आंसर है नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक कि नासा मिशन ना भेजे और कोई टेक्निकल ग्लिच ना आ जाए। कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा मून सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जुपिटर मून और सैटर्न मून या फिर अर्थ मून? कमेंट जरूर करना।